डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम अफसरनामा के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे बीपीएससी पीटी परीक्षा कैसे क्रैक करें। आपके सपनों को साकार करने के लिए हम अभी सर्वप्रथम बीपीएससी पीटी परीक्षा पास करने के लिए बात करेंगे ट्रिक, टेक्निक और टॉपिक पर। चूंकि हम जानते हैं कि परीक्षा पास करना एक कला है, हालांकि ज्ञान की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जो पढ़ने में तेज है, परिश्रमी है, वही जो है कंपटीशन को क्रैक करते हैं, वही ऑफिसर बनते हैं, वही सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि विद्वान होना अलग बात है और कंपटीशन को क्रैक कर सरकारी नौकरी प्राप्त करना या फिर ऑफिसर बनना एक अलग बात है। क्योंकि अपने ज्ञान का यदि आपने सही उपयोग कर लिया, अपने ज्ञान को आपने सही जगह पे लगा दिया, सही दिशा में लगा दिया, तभी यह संभव है। तो सफलता प्राप्त करना, खास करके प्रतियोगिता परीक्षा में, एक आर्ट है, एक कला है। उसी आर्ट ऑफ सक्सेस की बात करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, आप अपने सपने को साकार करने के लिए आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए और किन पद्धतियों का अनुसरण कर हम अपनी बेहतर रणनीति के माध्यम से परीक्षा को पास कर सकें। कौन सी वह टेक्निक है, कौन सा वह तरीका है जो आपको सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। और साथ ही हम टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा चौड़ा है और अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो अपनी लूटिया डुबोएंगे। ऐसे में ज़रूरत है कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम विश्लेषण करें, उसका ट्रेंड को देखें और उसी अनुसार से टॉपिक सेलेक्ट करें और उस सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़कर आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाएं। इस कार्य में मैं आपको मदद करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको जो भी बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में विषय हैं, जहां से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर जो 8 विषय हैं, उनमें से कौन कौन से चैप्टर को आपको अधिक फोकस करना चाहिए। ये अफसरनामा सीरीज का जो दूसरा वीडियो है, इससे पहले अफसरनामा सीरीज का पहला वीडियो और तीसरा वीडियो जारी हो चुका है। ये दूसरा जो क्लास वीडियो है, इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। मौजूदा जो क्लास है, इसमें ट्रिक, टेक्निक और टॉपिक पर बात करेंगे और उसी टॉपिक को एक डिटेल्ड एनालिसिस हम अफसरनामा के दूसरे भाग के एक अलग सेगमेंट के रूप में, अलग वीडियो क्लास के रूप में करेंगे, जिसका नाम होगा अफसरनामा 2A। तो चलिए हम बात करते हैं अफसरनामा 2 में कि बीपीएससी पीटी परीक्षा को कैसे क्रैक करें और इस संबंध में क्या ट्रिक, टेक्निक और टॉपिक है। तो आप तैयार हो जाइए, एक्साइटेड रहिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, यह हमारे देश की युवाओं का एक बड़ा सपना होता है। यूँ तो आज के दौर में कैरियर के कई अपॉर्चुनिटी उभर कर सामने आए हैं। इसके बावजूद एक आकलन के मुताबिक हमारे देश में लगभग 1 करोड़ युवा संघ लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि युवाओं में कैरियर का जो क्रेज सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को लेकर है, सिविल सेवा में कैरियर बनाने का जो क्रेज है, वो किसी और में नहीं है। और यही कारण है कि युवाओं का एक बिग ड्रीम होता है कि हम सिविल सेवा के क्षेत्र में कैरियर बनाकर अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार करें। और जैसा कि कलाम साहब ने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और यही कारण है कि सिविल सेवा
परीक्षा में पास कर ऑफिसर बनने का जो सपना है वो हमारे करोड़ों युवा को सोने नहीं देता है। तो ये सपना कैसे सच होगा? इस सपने को सच करने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, और वो खूबियां जो मनुष्य के अंदर जन्मजात नहीं होता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। आगे जो मैं खूबियों की बात करूंगा उसे आप डेवलप कर सकते हैं, उसे अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। और यदि उन चीज़ों को, उन खूबियों को डेवलप करके आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मौजूदा दौर में हम बात करेंगे बीपीएससी का, क्योंकि 71वें बीपीएससी का दौर है। प्रारंभिक परीक्षा होना है। अब से महज 40-42 दिन बच गए हैं, और इन 40-42 दिनों में आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी, और उस तैयारी को अंतिम धार देने के लिए आप जी जान से लगे होंगे। एक पल का भी समय गंवाना आपको नागवार गुजरता होगा। परंतु इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीपीएससी पीटी परीक्षा पास करके, फिर मेंस भी पास करके, इंटरव्यू में अच्छा नंबर लाके ऑफिसर बन सकते हैं। हालांकि मेंस और इंटरव्यू की तो बाद की बात है, पहले तो आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा पास करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा बाउंड्री है। अगर इस बड़े बाउंड्री को आप पार कर गए तो निश्चित तौर पर आगे का जो बाधा है, जो हर्डल है, वो इससे कहीं ना कहीं छोटा छोटा है। अर्थात यह एक चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह में आपको अभिमन्यु बनना पड़ेगा, और जिसमें आपको अभिमन्यु की तरह वीरता, कौशल, चतुराई और ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। तभी आप इस चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा पास करके, बीपीएससी परीक्षा पास करके आप अपने ऑफिसर बनने के सपने को कैसे साकार कर सकते हैं। ऑफिसर बनने का सपना, सबसे पहला सवाल उठता है कि यह सपना क्यों आपको ऑफिसर बनना है। और जिस दिन इस सवाल का जवाब आप ढूंढ लेंगे ना, उस दिन ऑफिसर बनना कोई टेढ़ी खीर नहीं रह जाएगी, आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले यह जानना है कि क्यों आपको बनना है, सिविल सेवा परीक्षा क्यों पास करना है, क्यों ऑफिसर बनना है। मेरे ख्याल से अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है इस संबंध में कि क्यों। मेरे पास इस क्यों का जवाब यह है कि सफलता कोई अंतिम नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक सिविल सेवा परीक्षा पास करके ऑफिसर बन गए तो जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो गई, बल्कि परेशानियां तो अब शुरू होगी, और एक से एक मुसीबत आएगा, एक से एक हर्डल आएगा। और जीवन को जितना आप आसान समझते हैं कि हम ऑफिसर बन के अपने जीवन को आसान कर लेंगे, तो ये गलत है। हाँ, सही क्या है? सही यह है कि आप सफलता के किसी पायदान पर होते हैं तो आपके पास सिर्फ आपदा नहीं बल्कि अवसर का भी मौका रहता है। आपके पास यदि मुसीबत रहता है तो उससे निपटने की रणनीति भी रहता है। आपके सफर में कोई अगर बाधा है तो उस बाधा को दूर करने के लिए टेक्निक भी होता है, उसके लिए टूल्स भी आपके पास होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जीवन बहुत महान है, और यह एक ऐसा जीवन है जो एक ही बार के लिए मिला है। आप धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में पढ़ते होंगे पुनर्जन्म होगा। मेरा बिल्कुल दावा है पुनर्जन्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब एक ही बार जीवन अगर बना है तो इस लंबे और महान जीवन में हम नौकरी कितने दिन तक करेंगे? मैक्सिमम 30 साल। और जबकि हमारा जीवन का जो काल होता है वो 80 वर्ष तो आजकल आसानी से लोग जी जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 100 साल। उसमें से 30 साल यह आपका बहुत बड़ा स्वर्णिम दौर है,
बहुत सारे लोग रिटायर होने के बाद यह सोच लेते हैं कि अब हमारा जो लाइफ का है जो चैप्टर है वो द एंड हो गया। नहीं, मेरे ख्याल से उसके बाद शुरुआत होनी चाहिए। और यही वजह है, इस क्यों का जवाब इसी में छिपा हुआ है कि यहां से ऐसे दुनिया में कई सारे काम हैं, कई सारे जॉब हैं, कई सारे कार्य हैं, सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, आर्थिक कार्य है, बिजनेस है, व्यापार है, कला संगीत है, और अब तो हिडन टैलेंट दिखाने का अवसर भी है। इतने सारे सोशल मीडिया मंच पर लोगों के पास टैलेंट होता है, तुरंत मशहूर हो जाता है। तो तमाम सारे अवसर हैं। प्राचीन काल के मुताबिक आज के युवाओं के पास अधिक अवसर है, परंतु उन अवसरों में से एक सबसे बड़ा जो अवसर है वो है ऑफिसर बनना। और अगर सिविल सेवा परीक्षा पास करके आप ऑफिसर बन गए तो आप जीवन के दूसरी पारी में, जब ये अहम दौर रहेगा, उस दौरान आप अपनी क्षमता में इतनी वृद्धि कर सकेंगे, अपने ज्ञान कौशल में इतना वृद्धि कर सकते हैं। आपने जो दुनिया देखा, जो कार्य किया और उसके अनुसार से जो अनुभव हुआ, तो बाद के जीवन को आप और अधिक सार्थक बना सकते हैं, और अधिक जनोपयोगी बना सकते हैं, और अपने जीवन के क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। और ये ऑफिसर बनने के बाद आपको मौका मिलता है। ये सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बेहतर तरीका है। अपने जीवन में खुशियां, आनंद और गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने के लिए यह एक बेहतर माध्यम हो सकता है। इसके माध्यम से आप करियर के शुरुआती दिनों में जो भी कुछ करें, आने वाले जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं। एक बड़ा बुनियाद है जिस पर आप इस जीवन के सुख का एक बड़ा महल तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑफिसर बनना है। अब सवाल उठता है, ये जो सपना है, ये सपना कैसे सच होगा? कैसे सच होगा? अब आप बात कर रहे हैं, सोच रहे होंगे सर क्या है ये फिजूल की बात कर रहे हैं। नहीं, जरूरी है। मैं आगे बात करूंगा कि बीपीएससी के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, लेकिन इन बातों को समझना जरूरी है। और यही होता है कि बहुत बार डिजर्विंग कैंडिडेट भी छूट जाते हैं, क्योंकि मूल चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, ऑफिसर बनने की जो इच्छा शक्ति है, उसको मजबूत कर लीजिए। यानी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। यानी आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। ठीक है, इच्छा शक्ति को मजबूत करिए, क्योंकि आपके इरादों को, मुश्किलें इरादे दिल को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें इरादे दिल को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। काफ़ी सारा ठोकर लगेगा। और विवेकानंद के अनुसार कि अगर किसी कार्य में बाधा ना आए तो समझ जाइए कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। अगर किसी रास्ते में आपको मुश्किल ना आए, बाधा ना आए, हर्डल ना आए, तो निश्चित तौर पर आप गलत रास्ते में हैं। सही राह पर चलेंगे तो बाधा तो आएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग उन बाधाओं से डरकर, उन विघ्न से डरकर, उन हड्डल से डरकर छोड़ देते हैं। और जिनका इच्छा शक्ति मजबूत होता है, जिसे यह विश्वास होता है कि मैं यह काम करूंगा, पूरा करके दिखाऊंगा, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो वो नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो इस तरह की मजबूत इच्छा शक्ति आपको बनाना पड़ेगा, अपने हृदय को मजबूत करना पड़ेगा। उसी प्रकार इच्छा शक्ति जब आप मजबूत कर लिए तो दूसरा पॉइंट आता है, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति को आप कहाँ उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। सिर्फ ख्याली पुलाव बना लेने से नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का इच्छा शक्ति भी मजबूत होता है, कार्य करने की इच्छा भी होती है, लेकिन उस काम को शुरू नहीं करता है। ठीक है, सोचते ही रह जाता है, हवाई का किला बनाते रह जाता है। कल से करूँगा, इस काम को करूँगा, अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, अभी लोगों का सहयोग मिलेगा, अभी उनसे पूछेंगे, अभी वो आएगा तो करेंगे। नहीं,
आपको अकेले करना होगा। आप शुरुआत कीजिए, और यदि आप शुरुआत कर देते हैं तो समझिए कि वो काम आधा हो गया, और आधा जो है उसके बाद हो जाएगा। वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत कार्य का आधा माना जाता है। ठीक है, तो आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि देयर आर नोट अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्किंग। यानी हार्ड वर्किंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और कठिन परिश्रम कैसे करना है, कहाँ करना है? तो कठिन परिश्रम जो करना है वो राइट डायरेक्शन में करना है, सही दिशा में। बहुत सारे लोग क्या है कि पत्थर में सिर फोड़ते रहते हैं। तो पत्थर में सिर फोड़ने से पत्थर तो फूटेगा नहीं। आप लाख पत्थर में सर पटकिए, सर तो फूटेगा, पत्थर तो फूटेगा नहीं, फूटेगा आपका सर। तो सर कहाँ पटकना चाहिए? जहां हम उसका कुछ रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो हर सफलता को प्राप्त करने के लिए, हर उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर वे होता है, एक सही डायरेक्शन होता है, और उस डायरेक्शन को अगर फॉलो करेंगे, सही दिशा में चलेंगे, तो सफलता तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो उसके लिए क्या दिशा है? सबसे पहले आप रूम से, जो आपका गेट है, रूम का दरवाज़ा से बाहर निकलेंगे, फिर हॉल में आएंगे, और हॉल से फिर जो है आप मुख्य गेट तक पहुंचेंगे। वहाँ से आप अपने गलियों से निकलते हुए रास्ते पर आएंगे, बस स्टॉप पर जाएंगे, और वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे या एयरपोर्ट जाएंगे, और वहाँ से फिर हवाई जहाज़। तो ये एक तरीका है। अब किसी ने कह दिया कि यहाँ से उस दिशा में दिल्ली है, और आप सीधा चलने लगेंगे, तो पहला बाधा तो आपका यही होगा कि दीवार से टकरा कर आपका सर टूटेगा। तो उसके लिए दिशा बना हुआ है, तो सही दिशा को पालन करना चाहिए। और अगर आपको दिल्ली जाना है और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोगों से पता कर लीजिए, उसका डायरेक्शन जान लीजिए, कौन सी गाड़ी जाएगी वो जान लीजिए, या फिर किसी के साथ हो जाइए, आप पहुंच जाएंगे। जस्ट यही है। सिविल सेवा की परीक्षा उसी प्रकार है कि आपको नहीं पता है, किसी सीनियर से गाइडेंस ले लीजिए, अपने बैचमेट क्लासमेट से गाइडेंस ले लीजिए, कोई गुरुजी को पकड़ लीजिए, कोई मार्गदर्शक को पकड़ लीजिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है, और आप गुरु गुड़ चेला चिन्नी बनकर दिखाइए, उनसे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देके दिखाइए। मजबूत इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम, सही दिशा में। कब तक करना है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति भी है, कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं, और सही दिशा में भी कर रहे हैं, लेकिन कब तक करना है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक सप्ताह तक किए फिर छोड़ दिए, एक सप्ताह किए फिर अगला सप्ताह छोड़ दिए, फिर अगला सप्ताह से करें। तो ये जो कंटिन्यूटी भंग होती है ना, तो ये सफलता के मार्ग में उतना ही बाधक है जितना कि आप किसी काम को करने के बाद और उसको फिर डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं और फिर से शुरू करते हैं, उस तरह है। ये निरंतरता भंग नहीं होनी चाहिए। हम तब तक निरंतर रहेंगे जब तक कि हमारा कार्य पूरा ना हो जाए। हम तब तक निरंतर रहेंगे जब तक हम मंजिल तक ना पहुंच जाए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी एक बड़ी चीज़ है। आप कहीं से मोटिवेट हो गए और पढ़ना शुरू किए, एक दिन आप 24 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 12 घंटा पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप 4 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, जितना भी पढ़ना है लगातार पढ़िए, रोज़ पढ़िए। और ये उसको इतना ही ज़रूरी मानिए कि जिस तरह से हमारे लिए भोजन ज़रूरी है, जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए अध्ययन भी ज़रूरी है, चाहे वो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा ही क्यों ना हो। ये निरंतर होना चाहिए। और इसीलिए कछुआ और खरगोश की कहानी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप धीमी गति से भी निरंतर चलते रहिएगा तो एक ना एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचिएगा। तो निरंतरता होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एक बड़ी चीज़ है जो आपको सिर्फ चलते रहिए, उस दिशा में, सही दिशा में चलते रहिए और लगातार चलते रहिए, एक दिन आप निश्चित तौर पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आप जितना भी पढ़ पाते हैं लगातार पढ़ते रहिए, सही दिशा में पढ़ते रहिए,
और एक दिन आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे, आप जरूर ऑफिसर बनेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यानी आपको एक रूटीन बना लीजिए और उसके अनुसार से 5 घंटा 6 घंटा जितना भी पढ़ना है रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए, एक भी दिन उसमें टूट नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी दिन टूट हुई तो अगले दिन उसकी भरपाई होनी चाहिए। ये भी आप इंश्योर करिए कि अगले दिन अगर भरपाई हो सकेगा तभी आप जो है किसी दिन आप गैप कर सकते हैं। अभी मेहनत करिए, आगे आपके लिए पूरा अवसर है, मौज करने का पूरा अवसर है, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर है अनुशासन। अब यहां पर एक शोध हुआ है कि अनुशासन जरूरी है या मोटिवेशन। अब अनुशासन और मोटिवेशन में क्या अंतर है, इसको आप देख लीजिए। मोटिवेशन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उस मोटिवेशन को यदि हम अनुशासन में कन्वर्ट कर दिए तो निश्चित तौर पर सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है ना, आप एक ग्राफ के जरिए समझिए कि मोटिवेशन, किसी दिन हम किसी का एक भाषण सुन लिए, किसी दिन किसी एक व्यक्ति की सफलता की कहानी सुन लिए। जब यूपीएससी बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो अखबारों में जब छपता है, गुदड़ी का लाल ने किया कमाल, रिक्शे वाला का बेटा बना आईएएस, सब्जी बेचने वाला का बेटा बना आईपीएस, इन खबरों को सुनकर बहुत सारे छात्र जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। और मोटिवेशन का लेवल किस तरह का होता है, अगर कोई छात्र यहाँ है तो मोटिवेशन का लेवल यहाँ होता है, यहाँ होता है, और फिर चौथे पाँचवें दिन से ये डाउन होने लगता है, डाउन होते 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 ये फ्लैट हो जाता है। यानी मोटिवेशन मिथ्या है, ठीक है, तब तक मिथ्या है जब तक कि उसको अनुशासन में ना कन्वर्ट कर दिया जाए। जबकि ये मोटिवेशन है कि भाई एक दिन मोटिवेट हो गए, आप 16 घंटा पढ़ लिए, 16 घंटा पढ़ लिए, अगला दिन से फिर आपका तबीयत खराब हो गया, फिर आप 14 घंटा पर आ गए, फिर 8 घंटा पर आ गए, धीरे 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 आप भूल गए, वो मोटिवेशन गायब हो गया। और जबकि हम अगर अनुशासन को देखें तो अनुशासन अगर आप यहाँ हैं और रोजाना आप प्रतिबद्ध हो जाते हैं, नियम बनाते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अगर आप लग जाते हैं, तो अनुशासन क्या होता है कि अनुशासन आपका, चूँकि रोज़ का नियम है कि आपको वो करना है, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, और आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, जो भी आपका टाइमिंग है, देर रात तक जग कर पढ़िए या सुबह उठ कर पढ़िए, तो वो इस तरह डिसिप्लिन, और ये क्या होता है ना कि जल्दी आपको सफलता तक पहुंचाता है। तो मोटिवेशन और अनुशासन में यही फ़र्क है। तो निश्चित तौर पर आप जो है किसको फॉलो करेंगे, मोटिवेट भी होना चाहिए, लेकिन इस मोटिवेट को अगर जिस दिन आप अनुशासन में तब्दील कर दिए, डिसिप्लिन में तब्दील कर दिए, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद आता है समर्पण। समर्पण ये भी एक बड़ी चीज़ है। मैंने सिर्फ 6 पॉइंट की बात किया कि भाई 6 पॉइंट आप जान लीजिए, ये आपके अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसको विकसित कर लीजिए। अब समर्पण क्या है, एक बात आप जान लीजिए कि जो पढ़ाई है, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप सब कुछ कर रहे हैं और उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। ठीक है, 6ठे 7वें 8वें प्रयास में आपको हो सकता है कि सफलता मिले। तो क्या करना होगा आपको, और अन्य सभी जो बिल्कुल ज़रूरी वाला काम नहीं हो वो छोड़ना होगा। ठीक है, और ज़रूरी काम क्या होता है, पढ़ाई छोड़ के ज़रूरी काम वही हो सकता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई खेती बाड़ी है, और उसमें आप किसी ऐसे मौके पर जहाँ एकदम ज़रूरत है वहाँ हाथ बटाते हैं, तो वो ज़रूरी होता है। आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया हो और उसकी देखभाल सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी होता है। बाकी का काम सब फालतू होता है। आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर यदि आप हैं तो काम है, और अगर नहीं है तो वो आप काम आपके बिना रुकेगा नहीं, वो होता रहेगा। तो ये समझ जाइए कि आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना है तो पूरी समर्पण के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं
कि भाई वो दिन भर इधर से उधर घूमा, सुबह उठ के पेपर पढ़ा, पेपर तो पढ़ना चाहिए, फिर मोबाइल देखा, फिर इधर उधर घूमा, फिर टहलना मारा, फिर जो है शाम हो गया, खा पी के सो गया दिन में भी, और फिर शाम हो गया, और शाम में सारे तरफ से टहल फिर के आया तो बज गया 8। अब कोई उपाय नहीं है, तब किताब लेके बैठेगा। 8 से 9 किताब लेके पढ़ा 1 घंटा, और उसके बाद फिर खाना बनाने का समय आ गया, खाना खाने का समय आ गया, फिर 9 से 10 खाना खाया, फिर 1 आध घंटा पढ़ा, और उसके बाद फिर मोबाइल चालू किया, और उसके बाद फिर जाके सो गया। ठीक है, तो क्या समझते हैं, ये जो आपका सपना है, और उस सपना के लिए जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए जो आपका प्रोजेक्ट है, क्या वो कोई कुत्ता है? कुत्ता होता है ना, घर में, हम लोग के घर में कुत्ता रहता था कि खाने के बाद जब एक और बचता था या एक रोटी का टुकड़ा बचता था तो उसको कुत्ता को फेंक देते थे, कुत्ता उसी को खा के संतुष्ट हो जाता था। लेकिन ये पढ़ाई कुत्ता नहीं है, ये पढ़ाई आपका वर्क इज वर्शिप, यही पूजा है, यही ईश्वर है, यही देवता है, इसी की आप पूजा करिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर आलतू फालतू काम करते रहिए, इधर घूमते रहिए, उधर घूमते रहिए, टहलना मारते रहिए, ठीक है, और शाम में जब कोई चारा नहीं बचे तो बिना किसी योजना के, सब अधिकांश स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूँ ना, उसके पास कोई रूटीन होता है, ना कोई रोड मैप होता है, ना कोई स्ट्रेटजी प्लान होता है, किताब उठाया और जहाँ से जो चैप्टर हाथ लगा उसी को पढ़ने लगा। तो ऐसे में नहीं होगा, आपको फुल डेडिकेशन, पूरी समर्पण करना होगा। ये नहीं कि सारा दिन में आप समय बर्बाद करने के बाद आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ ले रहे हैं, उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 6 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, दूसरा है कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तीसरा है राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, पांचवा है कि आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, छठा है कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, पांचवा, और छठा है कि आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए जो उस काम को करने जा रहे हैं, और तभी वो सिविल सेवक बनने का, ऑफिसर बनने का सपना साकार हो सकेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कंपटीशन को क्रैक करना, प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना, सिविल सेवा परीक्षा को पास करना, यह एक आर्ट ऑफ सक्सेस है, यह एक कला है, इसमें सफलता प्राप्त करना एक कला है। तो क्या है आर्ट ऑफ सक्सेस? मैं यह बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं जो आज जिस मुकाम पर हूं, तो इसमें विद्वता के साथ साथ कला का भी योगदान है। जो सफलता प्राप्त करने की कला है उसका भी योगदान है, वरना हमारे कई ऐसे सीनियर हैं जो आज भी नॉलेज में हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है, वो आज भी हमें पढ़ा सकते हैं, परंतु वो ऑफिसर नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके पास सफलता प्राप्त करने की कला नहीं थी। मैंने उस कला को समझा, जाना, परखा, अनुभव हासिल किया और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, और सफलता, हाँ, अरे कोई एक सफलता नहीं है, एक के बाद कई सफलताएं हाथ लगी। कम से कम 1.5 दर्जन परीक्षाओं को अंतिम रूप से मैंने पास किया। तो ये कोई तुक्का नहीं था, ये आर्ट ऑफ सक्सेस था। और कई बार तो हमारे रैंक इतने ऊपर रहे कि खुद मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तो आप भी यदि करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, मैं सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगा कि क्या करना होगा, आर्ट ऑफ सक्सेस कैसे विकसित कर सकते हैं। फिलहाल बीपीएससी पीटी की हो रही है, तो चलिए उसी के संदर्भ में बात करेंगे। थोड़ा सा अगर मेंस की बात करें या फिर इंटरव्यू की बात करें तो थोड़ा सा डिफर होगा। ठीक है, तो आर्ट ऑफ सक्सेस है, इसमें सबसे पहला जो योगदान होता है, पहला जो काम होता है वो होता है स्ट्रेटजी का। आपको मैंने बताया ना कि जो स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं करते हैं वो कितना भी पढ़ लें, कितना भी माथा रगड़ रहे हैं, उसका परीक्षा क्रैक नहीं होगा। अब मैं एक ऐसे भी विद्यार्थी को जानता हूं, वो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले लुसेंट का जो जीके का किताब है उसको पढ़ना शुरू करते थे,
और शुरुआत में लुसेंट किताब में क्या है, तो इतिहास है। तो इतिहास को 1-1.5 महीना पढ़ना शुरू करते थे और बढ़िया से किताब में टिक लगा के, रंग के, नोट्स बना बना के, और वो प्राचीन काल से शुरुआत करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, अरब आक्रमण, फिर वो चले जाते थे सल्तनत काल में, फिर मुग़ल काल। ऐसे करते करते आधुनिक भारत का, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, वहाँ जाते जाते उसका परीक्षा का समय आ जाता था। 2-4-5 दिन पढ़ा तब उसे याद आता था कि अरे दूसरा विषय भी तो पढ़ना है, तो 1-2 दिन भूगोल पढ़ लिए, 1-2 दिन संविधान पढ़ लिए। परीक्षा का समय आ गया, वो परीक्षा जाके दिए और घर में आके मिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाना हुआ क्वेश्चन गलती हो गया, कि इसमें कन्फ्यूजिंग था, गलती हो गया, और कभी उसका परीक्षा में क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया। तो क्या था, ये दिखलाता है कि उसके पास स्ट्रेटजी प्लान नहीं था। अगर लुसेंट ही पढ़ना है और लुसेंट पढ़कर ही आप चाहते हैं कि हम परीक्षा पास कर जाएं, जो कि संभव नहीं है, आपको लुसेंट प्लस में जाना पड़ेगा। प्रत्येक विषय की 1-1 किताब, कम से कम 1-1 किताब आपको पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लुसेंट ही पढ़ें, उतना अधिक समय नहीं है, तब तो फिर वही कहानी हो जाएगी कि आप 1-1.5 महीना परीक्षा से पहले जागृत हुए, पढ़ना शुरू किए, और फिर परीक्षा आते आते आप इतिहास को ही नहीं ख़त्म कर पाए, तो अगला कहाँ से ख़त्म कर पाए। इससे बढ़िया उपाय क्या है, मैं बताता हूँ। वो विद्यार्थी मेरे पास आया, बोला कि सर क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। मैंने बोला कि लुसेंट ही पढ़ना है। तो हाँ भैया, समय नहीं है तो सिर्फ लुसेंट ही पढ़ना है। तो चलिए ठीक है। मैंने कहा कि लुसेंट को फाड़ दो। बोला फाड़ दें? हाँ फाड़ दो। फाड़ देंगे तो पढ़ेंगे क्या? बोले लाओ ना, मैं बताता हूँ कैसे फाड़ा जाता है। ठीक है। और फिर उसको करीने से, उसे तो बड़ी हैरानी हुई कि भैया बोल रहे हैं कि लुसेंट को फाड़ दो, है ना, तो कैसे फाड़ा जाता है। हम उस लुसेंट की किताब को, उसके लुसेंट की किताब को 8-9 भागों में फाड़ दिया। ठीक है। और मैं ये कहा कि इसके बाद प्रत्येक भाग को तुम जो स्ट्रेटजी प्लान करते हो तो केवल लुसेंट के लिए मत करो, उसके अंदर जितने भी सेगमेंट हैं सबके लिए अलग अलग करो। जैसे कि ये देखिए लुसेंट का है, ये एक भूगोल है, इसमें भारत और विश्व का भूगोल दोनों है, ये अलग हो गया। ठीक है। ये देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, ये अलग हो गया। ये लुसेंट का कला एवं संस्कृति है, ये अलग हो गया। ये लुसेंट का जीव विज्ञान है, ये अलग हो गया। ये पर्यावरण परिस्थितिकी है, ये अलग हो गया। ये भौतिक विज्ञान है, ये अलग हो गया। फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, अलग हो गया। राज्य व्यवस्था एवं संविधान है, ये अलग हो गया। उसी तरह से रसायन विज्ञान, खेल कूद और इतिहास, हमने 9-10 भागों में उसको बांट दिया। और अब बोले कि अब जो तुम स्ट्रेटजी प्लान करोगे तो उसमें सारा जो है कंपोनेंट रहेगा जो बीपीएससी में पूछा जाता है, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। और सही में रिजल्ट हो गया। तो ये बिना स्ट्रेटजी प्लान के आप चाह रहे हैं कि सरकार के बहुत महत्वपूर्ण विभाग में हमारी महत्वपूर्ण पद पर पोस्टिंग हो जाए, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। एक ऐसे व्यक्ति को सरकार पद देगी जिसके पास जनरल नॉलेज का ज्ञान हो, जो अपने देश की इतिहास, कला, संस्कृति को जानता हो, जो संविधान के बारे में जानकारी रखता हो, जो भूगोल और विज्ञान के बारे में जानकारी रखता हो, जिसके पास थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच हो। वैसे लोगों को रखेगा ना, ताकि वो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। तो यही वजह है कि जो सिविल सर्विसेज परीक्षा का सिलेबस है वो उसी प्रकार से बनाया जाता है, ताकि सामान्य ज्ञान में जिसके पास ऑलराउंडर ज्ञान है वही सेलेक्ट हो पाता है। ठीक है। तो आपको भी ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी प्लान कर लिए कि कैसे हमको पढ़ना है। विभिन्न गुरुजनों से मार्गदर्शन ले लिए, सीनियर से मिल लिए, और उसके बाद ये स्ट्रेटजी प्लान कर लिए कि हमको ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना हमको काम करना है। ठीक है। कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ कोचिंग करना है, कहाँ कौन सा टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, ये सारा चीज़ हो गया। अब आता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है? हम जानते हैं कि हमारे जीवन में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। हम जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं उसी के अनुरूप हम अपने कल्चर भी विकसित करते हैं, उसी के अनुरूप अपनी संस्कृति भी विकसित करते हैं। जैसे कि मैदानी इलाकों की अलग संस्कृति होती है,
रेगिस्तानी इलाकों की अलग संस्कृति होती है, बर्फ़ से ढके इलाकों की अलग संस्कृति होती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति संस्कृति का निर्माता भी है और संस्कृति द्वारा खुद निर्मित भी है। ठीक है, हम जिस संस्कृति में रहते हैं उसी तरह से निर्मित हो जाते हैं। यही कारण है कि जो वेल एजुकेटेड फैमिली होते हैं तो उनके बाल बच्चे हमेशा अपने करियर के बारे में सोचते हैं, और जो अशिक्षित समाज होता है उनके बच्चे सिर्फ अपना भोजन और मतलब भोजन की ही चिंता रहता है, उससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाता। ये मैस्लोज थ्योरी है, जो हमारे आप इसमें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, कि जो मैस्लोज हायरार्की है उसमें बताया गया कि इन लोगों को किस प्रकार से ज़रूरत होती है और उसी अनुसार से उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो इस इन्वायरमेंट के लिए क्या करें? हमें ऑफिसर बनना है, सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करना है, और इसमें क्या इन्वायरमेंट होगा? तो हमको वैसे ही इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो। सबसे पहले तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ कि आपके साथ तैयारी करने वाले सीनियर जूनियर ऐसा ग्रुप हो, कोई ऐसा स्टूडेंट का हब हो। ठीक है, जहाँ आप दिन रात उन्हीं लोगों से मिलते जुलते हैं, उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। ठीक है, तो वो लगातार आपको जो है ना अपने कार्य के प्रति गतिशील रखता है, पथ से विचलित नहीं होने देता है। इन्वायरमेंट जरूरी है, और जब इन्वायरमेंट नहीं होगा तो कोई कहेगा कि चलो आज जो है बाजार घूमने जाते हैं तो चल दीजिएगा, कोई कहेगा चलो आज बारात में चलना है तो बारात में चल दीजिएगा, कोई कहेगा चलो उधर ढोल नगाड़ा तमाशा मेला हो रहा है उधर चल दीजिएगा। तो इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, और इस इन्वायरमेंट में भी बहुत बार क्या होता है कि निगेटिव लोगों का जमावड़ा होता है। तो वैसे नहीं, आपको पॉजिटिविटी बरकरार रखना है, और इसके लिए वैसे ही लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव विचार के हो, सकारात्मक विचार के हो। तो इन्वायरमेंट। अब आइए मैं बात करूंगा कंसेप्ट पर, कि इन्वायरमेंट भी विकसित हो गया, अब जितने भी टॉपिक हैं उस पर आपका कंसेप्ट बनना चाहिए। रटने से काम चलेगा नहीं, हालांकि मैं रटने का भी सलाह देता हूं, लेकिन जगह जगह की बात है, कहाँ पर रटना है और कहाँ पर कंसेप्ट बनाना है ये आपको पढ़ाई के साथ साथ स्वयं अनुभव हो जाएगा। परंतु यहाँ मैं कुछ बात बताता हूँ। तो ये कंसेप्ट, तो कंसेप्ट क्या है कि इसके लिए आपको मौलिक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि जो कन्वेंशन टाइप से बुक लिखे गए हैं, जो विस्तार पूर्वक बुक लिखे गए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और प्रत्येक विषय की एक एक किताबें पढ़ने पड़ेंगी। उस चैप्टर की गहराई में जाने के लिए उसको विस्तार से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको विषय वस्तु की समझ होगी। और बीपीएससी पीटी मेंस या यूपीएससी का भी बात करें तो वहाँ भी जो परीक्षा का जो प्रणाली होता है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, तो उसमें काफ़ी गहराई वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी वाले प्रश्न पूछे जाएं। उसमें जिन विद्यार्थियों की अच्छी समझ होती है, घटनाओं का क्रमवार विश्लेषण जो किया हुआ रहता है, जो संदर्भ अध्ययन किया हुआ रहता है, तो वो आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। तो कंसेप्ट आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, परंतु एक चीज़ मैं यहाँ भी बोलता हूँ कि आपका जितना कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए उसी तरह से आपका ट्रिक भी होना चाहिए, और यही ट्रिक आपको जो है आर्ट ऑफ सक्सेस की ओर ले जाता है। कि आपका कंसेप्ट अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा खासा है, लेकिन यदि आपने ट्रिक नहीं लगाया तो फिर एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है। ये ट्रिक में कई चीज़ें आती हैं। ठीक है, चूँकि आप किसी विषय वस्तु में अध्ययन करके, खूब अध्ययन करके, समग्र अध्ययन करके, खूब कंसेप्ट बनाकर विद्वान तो हो सकते हैं, लेकिन उस परीक्षा की तैयारी जिसका आप कर रहे हैं उसको अगर बढ़िया से नहीं समझे, उसके विषय वस्तु को नहीं समझे, उसके नेचर को नहीं समझे, उसकी प्रकृति से आप वाकिफ नहीं हुए, तो फिर एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब इस ट्रिक में कई तरह की चीज़ें हैं, तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आर्ट ऑफ सक्सेस क्या है और बीपीएससी निकालने के लिए क्या ट्रिक हो सकता है। तो ये आपका मैं बात करूंगा आर्ट ऑफ सक्सेस पर, और मैंने बताया कि आर्ट ऑफ सक्सेस क्या है, तो वास्तव में यह एक ट्रिक है। अब बीपीएससी पीटी के लिए पर्सनली बात किया जाए
प्रॉपरली बीपीएससी पीटी के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आपको कंसेप्ट मजबूत करना पड़ेगा, और कंसेप्ट मजबूत करने के लिए जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं उसकी गहराई में जाकर देखना पड़ेगा। इसके लिए प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। बाज़ार में मिलने वाले या कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए जो सामग्री होते हैं, काम चलाऊ सामग्री, उस पर ना जाके आपको मूल किताबों की ओर जाना पड़ेगा। आज के विद्यार्थियों में यही कमी है कि वो बड़ी जल्दबाजी में है, बड़ी हड़बड़ी में है, और बहुत आसानी से चीज़ों को ग्रहण कर लेना चाहते हैं, रट लेना चाहते हैं, याद कर लेना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। आपको समग्रता में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए आपको समग्रता में यानी होलिस्टिक वे में स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ट्रिक भी अपनाना है। तो ट्रिक में क्या है कि ट्रिक में सबसे बड़ा जो चीज़ है चुनिंदा अप्रोच। इस चुनिंदा अप्रोच के बारे में जैसा कि मैंने बताया है कि इस वीडियो का दूसरा भी सेक्शन होगा, अफसरनामा 2A, जिसमें मैं बताऊंगा चुनिंदा अप्रोच के बारे में। और उस चुनिंदा अप्रोच में मैं यह भी बताऊंगा कि आपको जो बीपीएससी में कुल मिला के 8 सब्जेक्ट मोटे तौर पर हैं, वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन है। तो इतिहास है। इतिहास को भी आप 3 भाग में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इतिहास पहला हो गया। दूसरा हो गया भूगोल। तीसरा हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। चौथा हो गया अर्थव्यवस्था। पांचवा हो गया विज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक है। छठा हो गया आपका बिहार स्पेशल। सातवां हो गया करंट अफेयर्स, और आठवां हो गया गणित। ठीक है। तो इसमें मैं यह भी विश्लेषण के साथ, शोध के साथ मैं ये बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं, सबसे जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है वो हमेशा एक तरह नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से अधिकतम बार सवाल पूछे गए हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा। और एक बात तो आप जान लीजिए, इस चुनिंदा अप्रोच के अंतर्गत यह भी एक कहानी है, जो टॉप जो आईएएस लोग पास किए हैं, जो आईएएस बने हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर आप 60% अपने सिलेबस का बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो यही आपको सफलता दिला देगा। और जो 60% से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहता है, उसकी का रिजल्ट गड़बड़ाता है। क्योंकि कम पढ़ के और पूरी तरह से सारगर्भित तौर पर उसको एकदम आत्मसात करके, उसको एकदम मेमोराइज करके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना होता है। तो वो पूरा सिलेबस नहीं हो सकता है, वो चुनिंदा ही हो सकता है। यानी सेलेक्टिव अप्रोच जो है आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये ट्रिक क्या है? तो ट्रिक में सबसे पहले आप हाथ में रखिए सिलेबस। ये सिलेबस क्या है? सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर सफलता नाम की चिड़िया यहाँ है और इसको आप पकड़ना चाहते हैं, तो इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका जो रास्ता है वो रास्ता है सिलेबस। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रास्ता है, इस रास्ता में कभी अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि सफलता की राह लंबी होती है। एक ही दिन में आप पहुंच नहीं सकते हैं। आपको हो सकता है कि कई दिन और कई रातें गुजारनी पड़ सकती हैं। तो इस रास्ते में अंधेरा भी हो सकता है। इस अंधेरा से निकलने के लिए, इस अंधेरी को छांटने के लिए आपको जो रोशनी की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर एक टॉर्च भी मैं आपको साथ में लेकर चलने का सलाह देता हूँ। ठीक है, ये आपका है टॉर्च। ये टॉर्च क्या है? PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। विगत पिछले 10 वर्षों, 12 वर्षों, 15 वर्षों का बीपीएससी द्वारा जो सवाल पूछा गया है, वो आपको इस सफलता के राह पर यदि आप चल रहे हैं तो सिलेबस जहां आपको रास्ता बताएगा, वहीं उस रास्ते में अगर अंधेरा है तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपको PYQs जो है वो टॉर्च का काम करेगा। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत जगह सिलेबस डिफाइन भी नहीं है, मोटे तौर पर लिख दिया गया। पीटी में तो चलिए ठीक ठाक भी है, बीपीएससी मेंस में तो बिल्कुल ही डिटेल सिलेबस नहीं। इसलिए मैं डिटेल सिलेबस के संबंध में हमारे चैनल पर आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और डिटेल सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये जो है PYQs,
पिछले अगर 10, 12, 15 वर्षों का आप सवालों को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी के संबंध में जो भी आपकी अज्ञानता है, जो भी आपकी किंग कर्तव्य विमूढ़ता है, जो भी आपका संकोच है, जो भी आपका असहजता है और जो भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस पर से सारा पर्दा हट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी कैसे सवाल पूछती है। इवन कि कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो PYQs हमें वह रोशनी देता है जो ठीक जो है सिलेबस रूपी सफलता के राह में अगर अंधकार हो जाए तो वहाँ हमें टॉर्च की जो ज़रूरत पड़ती है तो वही रोशनी देती है। तो निश्चित तौर पर सिलेबस और PYQs ये दो हाथ में रख लीजिए। उसके बाद इस ट्रिक में हम एक तीसरा चीज़ जो जोड़ते हैं वो रिमेंबरिंग कोड। मैंने बताया हूँ कि भाई कंसेप्ट तो आपको मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए आपको समग्रता में अध्ययन करना पड़ेगा, परंतु कई बार क्या होता है कि हमें जो है समग्रता में अध्ययन किए हुए, अब समग्रता में तो सवाल पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और वहाँ एकदम परफेक्ट नॉलेज चाहिए, वहाँ आपको प्रखरता चाहिए। समग्रता के बजाय ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में, खास करके बीपीएससी परीक्षा में प्रखरता चाहिए, एकदम देन एंड देयर क्विक आपके जहन में आना चाहिए कि क्या इसका उत्तर होगा। इसके लिए रिमेंबरिंग कोड है ना, तो रिमेंबरिंग कोड बनाइए। जिन चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत है तो वो आप रिमेंबरिंग कोड बनाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर मित्र प गमछा झार, ये एक कोड बनाता है। ये क्या है? ये कोड बेसिकली कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये एक कोड बना लिए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये हो गया। तो इसी तरह का कोड, उसी तरह से जैसे यूएनओ की जो भाषा है तो फ्रेस्का, ठीक है, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, ठीक है, अरबिक, चाइनीज, है ना। इस तरह से ये जो फ्रेस्का कोड है तो इसके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी भाषा है जो आधिकारिक भाषा है। और भी कई प्रकार के कोड होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक कोड बनाता हूँ जो भारत का सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र अगर पश्चिम से पूरब की ओर चले तो कौन कौन सी नदियाँ होगी, तो मैंने एक कोड बनाया है सीझे, चीरा, ब्यास, ठीक है। तो ये हो गया सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो इस कोड के माध्यम से कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। उसी प्रकार बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर जाने के बाद, अब पश्चिम से पूरब की ओर जाने के बाद किन किन नदियों का आपसे भेंट होगा, मिलन होगा, तो उसके बारे में देख सकते हैं। दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में अब कर सकते हैं, या किसी भी चीज़, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कहीं भी अगर आपको कोड बनाने की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पर कोड बनाइए। जैसे भारत से लगने वाली सीमा, ठीक है, भारत से जो भी देश की सीमा लगती है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर दिखाने के लिए कहा जाए तो उसके लिए एक कोड बनता है बचपन में MBA, ठीक है। ये एक कोड बना लेते हैं। तो बचपन यानी बांग्लादेश, चौ से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, ये कुछ नहीं है, ये म्यांमार, ये भूटान, ये अफ़गानिस्तान, यानी सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये एक कोड, तो इस तरह का कोड जरूर बनाना चाहिए। ये आपको क्या होगा ना कि एग्ज़ाम में कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करने देगा, एकदम सटीक बैठेगा ये, ठीक है। तो ये रिमेंबरिंग कोड जरूर बनाइए, खास करके BPSC PT की परीक्षा के लिए। और अगला जो ट्रिक है वो है प्रैक्टिस। ये तो जग जाहिर है कि बिना अभ्यास के आप किसी भी परफॉर्मेंस वाले कार्य में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, तो अभ्यास तो करना होगा। अब अभ्यास किसका करना है? अभ्यास के लिए एक तो PYQs का भी कर सकते हैं कि BPSC ने जो क्वेश्चन पूछा उनमें से कितने प्रश्न हम बना सकते हैं। दूसरा जो है अच्छा मॉडल प्रैक्टिस सेट, आजकल तमाम सारे कोचिंग वाले बनाते हैं, जैसे विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है, आपको वैसा करना है, देखना है, प्रामाणिक है और जो अधिक
विद्यार्थियों द्वारा रिकमेंडेड है, जिनका वर्षों से चला आ रहा है, अच्छा खासा उसका रेपुटेशन है, उसी पब्लिकेशन को लेना चाहिए, करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं अभी किसी को रेफ़र नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, बुक स्टॉल पर जाके मत पूछिएगा, वे लोग उसी को बताएंगे जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आप जनरल फीडबैक लीजिएगा तो पता चल जाएगा किसका प्रैक्टिस सेट, तो इसको बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक हुआ, और इस ट्रिक के माध्यम से जैसा मैंने सफलता प्राप्त किया वैसे आप भी कर सकते हैं। अब आइए हम अगले ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगला ट्रिक क्या है? तो अगले ट्रिक में प्रत्येक विषय से कुछ कुछ जो है वो हॉट चैप्टर है और उसका चुनाव कर लेना है। ये आपका स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही आता है, जो आप रणनीति बना रहे हैं, जो रोड मैप बना रहे हैं, उसी के अंतर्गत। पढ़ना तो सभी को है, लेकिन अधिक फोकस उस चैप्टर पर किया जाना है जहाँ से सवाल अधिक पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और ज़्यादा संख्या में पूछा जाता है। और इसके लिए मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में अफसरनामा पार्ट 2A, अफसरनामा दूसरा सीरीज का एक और दूसरा सेगमेंट होगा जो आपको इस संबंध में बताएगा। तो ये हॉट किसे कहते हैं? जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उदाहरण के लिए कुछ कुछ अभी मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए आ जाइए, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे अधिक किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है? इसका अगर चयन करना हो तो सबसे पहले तो इतिहास में हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 भाग हैं इतिहास के। तो प्राचीन काल के इतिहास में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रश्न जो है वो मौर्य काल से पूछे गए हैं। अगला वीडियो का जो क्लास वीडियो होगा उसको देखिएगा, इसमें हम टॉप 3 की चर्चा करेंगे। जितना सेगमेंट है उसमें से टॉप 3 चैप्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि पिछले अफसरनामा सीरीज का जो तीसरा वीडियो था तो उसमें मैंने प्रत्येक विषय से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक बीपीएससी में, उसका चर्चा किया था। और अब जो टॉप 3 का चर्चा करूंगा तो इस वीडियो के दूसरे भाग में उसको जरूर देखिएगा कि कौन कौन से वे टॉपिक हैं, टॉप 3 टॉपिक है प्रत्येक सब्जेक्ट का, जहां से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राचीन काल में देखिएगा तो मौर्य काल से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसी प्रकार आप देखिएगा मध्यकालीन में तो सल्तनत काल जो है, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जो है तो सल्तनत काल से अधिक सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में। ठीक है, और अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन से अधिक सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप इतिहास में देख लीजिए। तो इसी तरह से प्राचीन काल में जो टॉप 3 चैप्टर है, मध्यकालीन में जो टॉप 3 चैप्टर है और आधुनिक काल में जो टॉप 3 चैप्टर है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इस बार आ जाइए। अब अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में अगर सर्वाधिक प्रश्न की बात किया जाए, भूगोल में खनिज संसाधन से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात किया जाए तो इसमें संविधान के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद, अनुसूची और जो संविधान के संशोधन हुए हैं, इससे अधिक सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक सर्वेक्षण है, हाल फिलहाल के दिनों में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, यहाँ से अधिक सवाल पूछे गए हैं। ये सब चैप्टर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम टॉप 3 की बात करेंगे। अगर भूगोल है तो टॉप 3
राज्य व्यवस्था में टॉप 3 और अर्थव्यवस्था में टॉप 3 वह कौन से चैप्टर हैं जहाँ से सवाल अधिक पूछे गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर सामान्य विज्ञान की बात किया जाए, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस भी 3 भाग में हम बांट सकते हैं। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की अगर बात किया जाए, यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग वाला चैप्टर है वो है मात्रक एवं बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। इसी तरह से अगर रसायन की बात करें, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देख लीजिए सर्वाधिक जो सवाल है वो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक यानी इंपॉर्टेंट जो केमिकल कंपाउंड है जो हमारे मानव जीवन के लिए अति जरूरी है, वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। उसी प्रकार अगर जीव विज्ञान की बात करें तो मानव रोग एवं उसके कारण, यहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछा गया है। अगर बिहार विशेष की बात किया जाए, बिहार स्पेशल की बात किया जाए, तो बिहार स्पेशल में सर्वाधिक प्रश्न जो है वो बिहार का इतिहास से पूछा गया है, सर्वाधिक सवाल। और उसी प्रकार अगर समसामयिकी की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक सवाल जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यहाँ से अधिक सवाल पूछे गए हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जो ट्रिक लगाएंगे, इस ट्रिक में कई सारी चीज़ें होंगी। पहला जो चीज़ होगा वो ये होगा कि आप सिलेबस और PYQs को देख लीजिए। दूसरा जो होगा, कुछ याद करने की जो चीज़ें हैं उसके लिए रिमेम्बरिंग कोड बनाइए। तीसरा, आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। और चौथा जो चीज़ है कि आपको जो पढ़ाई करना है अंतिम समय में, अब महज जो है 40 दिनों की समय बच गया है। इस 40 दिनों में आप जो सेलेक्टिव अप्रोच बनाएंगे कि हमको सेलेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि अब तक तो आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे, अब जो सेलेक्टिव अप्रोच होगा, उस सेलेक्टिव अप्रोच में क्या होगा कि आपको चैप्टर का सिलेक्शन करना है। ठीक है। और चैप्टर का सिलेक्शन में कौन कौन से वो चैप्टर होंगे जहाँ से अधिक सवाल आता है और अधिक आपको पढ़ना चाहिए, तो प्रत्येक सब्जेक्ट से टॉप थ्री चैप्टर्स के बारे में मैं अगले क्लास वीडियो में, नेक्स्ट क्लास वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, जो अफसरनामा सीरीज का दूसरा भाग का अगला सेगमेंट होगा। तो चलिए हम बहुत जल्द जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टॉप 3 चैप्टर्स को प्रत्येक विषय के बारे में डिस्क्लोज करेंगे, जो आपके सफलता में अहम रोल प्ले करेगा। आज के लिए इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।